आज जो ये पीपीटी निकल कर आई है कि ये म्यांमार में बनी है, कांग्रेस में इतने अनपढ़ लोग भी नहीं है, हालांकि राहुल गांधी हैं लेकिन फिर भी, हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन बावजूद उसके, क्या पीपीटी देश में नहीं बन सकती? क्या देश के खिलाफ एजेंडा भी बाहर से तय होकर आ रहा है? क्या देश के खिलाफ नफरत भी बाहर से स्क्रिप्ट होकर आ रही है? क्या देश के खिलाफ जितनी भी दुश्मनी, जितना भी जहर, जितनी भी नफरत राहुल गांधी में भरी हुई है, उसका प्लांट करने की जो जगह है वो म्यांमार है या फिर ऐसे देश हैं? क्या राहुल गांधी जब देश से बाहर जाते हैं तो कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, कोई उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी यहां से जाते हैं और अभी पिछले दिनों मैंने सुना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज हाईकोर्ट में जो है केस चल रहा है उनकी ब्रिटिश मेंबरशिप को लेकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदुस्तान पासपोर्ट पे यहां से बाहर जाते हैं और फिर वहां से कहीं और जाते हैं, उसका एजेंडा ऐसा चल रहा है? ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं और ये सारी चीजें तय करती हैं, बताती हैं कि इस देश में इस तरह की जो स्थितियां हैं, इस देश में इस तरह के जो एजेंडा चलाए जा रहे हैं इंडिया अलायंस और राहुल गांधी की कांग्रेस की तरफ से, वो सारे के सारे बाहर से प्रोपेगेंडा करके आ रहे हैं, वो सारे के सारे स्क्रिप्ट बाहर हो रहे हैं, उनकी पटकथा बाहर दिखी जा रही है, उसमें देश के खिलाफ कैसे नफरत फैलानी है वो सब बाहर ही हो रहा है और उसके सूत्रधार है राहुल गांधी। जवाब तो देना पड़ेगा, हालांकि कल से लेकर आज तक मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि खुरपेंच ने जो ट्विटर हैंडल है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके की इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन उस व्यक्ति ने की है, एक नए तरह का एसआईआर तो उन्होंने कर दिया और मुझे लगता है कि राहुल गांधी, उनके जो चेली चपाटे हैं या फिर उनके जो नेता, उनको समझ भी नहीं आया होगा कि इतनी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो खुरपेंच को शुभकामनाएं, उन्होंने इतना इन्वेस्टिगेशन किया और यह बताता है कि सिर्फ चुनाव में वोट डालना नहीं, लोकतंत्र में सजगता के साथ लगातार चीजों को एक्सपोज करते रहना, देश के खिलाफ एजेंडा को एक्सपोज करते रहना भी एक हर एक राष्ट्रवादी की जिम्मेदारी और जरूरत है। उसी के साथ एक लोकतंत्र जो है वाइब्रेंट रहता है और चीजें ठीक चलती हैं, वरना वोट डाल के सिर्फ अगर एक आम आदमी अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो वो बात नहीं रह जाएगी। तो पहले उनको शुभकामनाएं। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि कल रात से अभी तक राहुल गांधी, कांग्रेस या किसी की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं है। इतना बोलने वाले पवन खेड़ा, इतना बोलने वाले जयराम रमेश, भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के मुंह पर सेलोटेप लगा देने वाले, उनको चुप कराने वाले जयराम रमेश, हर बात पर बहस और गालियां देने वाली सुप्रिया श्रीनेत, हर बात पर अपने आप ज्ञान देने वाले राहुल गांधी कल दोपहर से कहां गायब है? क्या हो गया भाई, आपके पास जवाब नहीं है क्या? एक देश के आम नागरिक ने, एक आम ट्विटर हैंडल ने आप पर एक आरोप लगाया है, 24 घंटे हो गए क्या उसका मतलब जवाब देने में? 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो या प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई कहानी नहीं गढ़ पा रहे हो। देश के खिलाफ एजेंडा भी विदेश में बैठकर तय कर रहे हो, फाइल भी वहीं से अपलोड हुई है जो यहां पर गूगल के थ्रू जो है अपलोड करके फिर यहां पर पोस्ट किया गया, सब टाइमिंग से लेकर सारी चीजें वहां पर है। क्या हो गया भाई, जवाब नहीं है क्या? मतलब देश के, ये बिल्कुल ठीक बात है कि देश में आपको इतना दुश्मनों से डर नहीं है जितना अपने देश में बैठे हुए मीर जाफरों से डर है। आप कह रहे हैं कोई जवाब नहीं दे रहा। कल से ही, जब से ये नेपाल घटना हुई है उसके बाद लगातार जो इंडी गठबंधन के जो सहयोगी है और उनके नेता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि नेपाल वाला मॉडल यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि जो त्रासदी है, जो डिक्टेटरशिप चल रहा है, एक दिन युवा यहाँ का उठेगा और जवाब देगा सरकार को। इस देश के कुछ यूट्यूबर्स जो हैं या फिर कुछ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, उनकी जो बुद्धि है वो उतनी घुटनों तक पहुंच गई है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिनका वो एग्जाम्पल दे रहे हैं उनकी स्थिति क्या रही है। नेपाल और तमाम देशों की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, नेपाल में पिछले 15-16 साल में 12 सरकारें बदल गई हैं। पता नहीं है, उनको समझ नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक देश है। इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी, 2 साल के लिए देश को 15 महीने के लिए, 21 महीने के लिए जेल बना दिया। उस दौरान 60 लोग मरे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पार्टीशन में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख लोग मरे। उसके बाद भी इस देश ने ये हंगामा नहीं किया, लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से ही हटाया जी। और जिस तरीके के कांड कांग्रेस वालों ने किए थे उनके साथ ऐसी स्थिति हो जाती, लेकिन इस देश की जनता और इस देश के लोग ऐसे हैं ही नहीं, लोकतांत्रिक चीजों में मानने वाले हैं और वो इसी तरीके से हटाते हैं जी। जो नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इवन फॉर दैट मैटर पाकिस्तान में भी इस तरह की स्थिति हुई, श्रीलंका में भी इस तरह की स्थिति हुई। जो लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके के मॉडल को रेप्लिकेट करके और युवाओं को भड़काकर इस देश की सरकार को बदल सकते हैं, उनकी अपनी हैसियत, अपनी औकात इतनी भी नहीं है कि लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव जीत सके। संजय राउत जैसा आदमी जो इस तरह की बातें बोल रहा है, या फिर ये तमाम ये यूट्यूबर्स, या फिर तमाम वो लोग नेता, या फिर जो ऐसे लोग हैं, कहते थे कि एक जमाने में कि अगर लाल किले की तरह जगह पार्लियामेंट की तरफ चले जाते तो हम तो पार्लियामेंट पर भी कब्जा करते, जाने क्या जो भी है। तो उस तरह के लोगों को ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए।
आप में दम है, आपको 5,000 वोट मिलते नहीं चुनाव में, आप जीत पाते नहीं हो। लोकतांत्रिक स्तर पर आप पिछले 11 साल से केंद्र में और देश के 19-20 राज्यों में आपको सरकार नहीं बन पा रही है। आप पिछले 9 साल, 8.5 पौने 9 साल से एक भी राज्य रिपीट नहीं कर पाए हैं। वजह साफ है, देश के लोकतांत्रिक स्तर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्टेंस है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। पॉपुलर सरकार है, कर्मठ सरकार है, काम करने वाले लोग हैं और उनको इस देश का सबसे ज्यादा युवाओं का समर्थन है। तो शिवन से सवाल यही उठ रहा है कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि जनतंत्र के माध्यम से नहीं, भीड़तंत्र के माध्यम से सत्ता में आने का प्रयास हो रहा है क्या? मैंने पहले भी कहा था कि अब तक वो जो है 2019 तक जो है वो लगता था कि वो नफरत करते हैं इस देश से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब वो जहरीले हो गए। अब वो जितनी भी बातें बोलते हैं इस देश के विरोधियों और दुश्मनों के हाथ में खेलने वाली बोलते हैं। एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप, जब भारत के संबंध अमेरिका से उस स्तर पर उतने बेहतर नहीं चल रहे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दैट इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। दो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, स्टिल ही चोज टू से India is a dead economy because our relationship with US was not that good. तो क्या हुआ? राहुल गांधी ने उनकी बात को एको करते हुए कहा कि हाँ, I'm glad that somebody said it. At least किसी ने कहा तो सही कि इंडिया डेड इकोनॉमी है। मैं तो कह ही रहा हूं, जबकि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है, सारी दुनिया मानती है। खुद डोनाल्ड ट्रंप का पैसा इस देश में बढ़ा है, खुद राहुल गांधी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डबल हो गए हैं। लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने के लिए जिसके देश के साथ संबंध नहीं है उसने कोई शब्द बोल दिए तो राहुल गांधी तुरंत उछलकर कूदकर पहुंच गए। इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खड़े होकर राहुल गांधी का ही कोट ट्वीट किया था कश्मीर के परिपेक्ष में, ये कहते हुए कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस समय नहीं थे, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कश्मीर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को पूरी तरीके से कर्टल कर दिया गया है, फोन सुविधाएं पूरी तरीके से बंद कर दी है। ये बात उसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कही थी, यानी कि जो भारत का दुश्मन उस समय था उसने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। और इस देश के खिलाफ जितनी भी बातें हो सकती है राहुल गांधी वही बोल रहे हैं। उन्होंने बोला था, जाकर विदेश में जाकर कहा था कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम वेस्ट आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट इंडिया बिकॉज इंडिया में जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है और जो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वेस्ट में, उनको हिंदुस्तान के चीजों में इंटरवीन करना चाहिए। मतलब एक आदमी मीर जाफर से बढ़कर क्या हो सकता है जो विदेशों से मदद लेकर आए ताकि हिंदुस्तान में इन्वॉल्व किया जा सके, ताकि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में उनको बोलने का अधिकार दिया जा सके, ताकि हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ बोले, ताकि जो खिलाफ ऑलरेडी बोल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट उनके स्टेटमेंट्स को इको करा जाए। एक देश का मीर जाफर इस तरह की बातें कर सकता है। और अब कल के डॉक्यूमेंट आने के बाद तो ये साबित भी हो गया कि इस देश के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी, उनको उनके फॉरेन मास्टर्स ही ये सब भेज रहे हैं। और ये कमाल फंडिंग जॉर्ज सोरोस का है, इसमें मुझे कोई दो राय नजर नहीं आता। सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि इस तरीके की पीपीटी पहली बार नहीं है, इस तरीके की चीजें आई हो। किसान आंदोलन में याद कीजिए इसी तरीके की पीपीटी आई थी, शाहीन बाग का आंदोलन याद कीजिए इसी तरीके की पीपीटी आई थी, PDF निकल कर आया था। तो ये लगातार इस तरीके की चीजें चल रही कि कैसे भी करके किया जाए। जब आप एक चीज, मुझे इस चीज को लेकर उनसे मुझे लगता है कि मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। एक बच्चा जिसको पैदा होते ही बता दिया गया था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, आज वो वृद्धावस्था में पहुंचने वाला है। 2 साल बाद उसको एक वृद्धावस्था की पेंशन मिल सकती है। 60 साल उसकी उम्र हो चुकी है। उसको लगता था कि पैदा होने के बाद शायद वो, तुम बाहुबली आपने फिल्म देखी होगी, उसमें एक सीन आता है जिसमें कहा जाता है कि अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, अब से आपके महाराज हैं महेंद्र बाहुबली, और वो बच्चे को दिखा दिया जाता है। ऐसे वो कहते हैं शिवगामी देवी ऐसे ही करती है। तो ये तो उसी खानदान से आते थे। इनको लगता था कि पिताजी जब नहीं रहे उसके कुछ समय बाद ही इनको सिंहासन पर बिठा दिया जाएगा। लेकिन देश ने परिवारवाद, घोटालेबाज, इन सबको न चुनकर एक क्लीन और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में चुना, जिसके बाद रिजल्ट्स ये हुए कि बैक टू बैक पिछले 11 साल से और यानी कि 3 योजनाएं लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुना, और आगे भी 20 साल उम्मीद नहीं लगती। तो जो आदमी पैदा होते ही जिसको बताया गया था कि तू प्रधानमंत्री बनेगा, वो आज बेचारे अपने चुनाव हार जा रहे हैं, देश के सारे राज्यों से साफ हो गए, केंद्र में नहीं कुछ मिल रहा, तो वो हताशा के इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि बाय हुक बाय क्रुक आइदर डेमोक्रेसी और डिसरप्शन और किसी भी तरीके से इस देश में सत्ता पानी है। लोकतांत्रिक तरीके से पा नहीं सकते, चुनाव जीत कर पा नहीं सकते, चुनाव जीत पा नहीं रहे हैं, चुनाव में जीत मिल नहीं, राज्य दर राज्य हार रहे हैं, जनता एक्सेप्ट कर नहीं रही, जनता में उस तरीके का माहौल बन नहीं पा रहा। तो अब
इस देश के जो बाहरी दुश्मन हैं, देश के जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से देश को नुकसान करना चाहते हैं, जो भारत का नुकसान करना चाहते हैं, जो भारत के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उनकी मदद लेकर, उनके पैसे की मदद लेकर इस देश के लोकतंत्र में हंगामा खड़ा करना है और देश में भीड़ तंत्र से किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होने की ये एक कोशिश है, जैसा कि हमारे पड़ोसियों में हो रहा है। क्योंकि लेकिन ये भारत है, ऐसा हो पाना असंभव है, हो नहीं पाएगा। कोशिश है इसलिए क्योंकि बुढ़ापे में पहुंच गए हैं बेचारे। कुछ लोग तो कॉन्फिडेंस में है। समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं नेपाल इज टुडे, इंडिया इज टुमारो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आइदर इट्स टुडे, आइदर इट्स यस्टरडे, टुडे और टुमारो, इंडिया विल रिमेन अ डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर एटलीस्ट 10,000 ईयर्स, और जब तक ये धरती है कोई उसको बदल नहीं सकता। हाँ, कुछ लोगों की अपनी इच्छाएं जरूर हैं, कुछ लोगों को जरूर ऐसा लगता है। मैं फिर से वही कहता हूँ, जिस आदमी की औकात लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता का विश्वास, भरोसा और वोट जीतने की नहीं है, वही इस तरीके से भीड़ तंत्र की तारीफ करता है और उसकी बात करता है, वही इस तरह की सोच रख सकता है। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। करते रहिए उम्मीद। हाँ, जनता को पसंद आओगे तो जनता जरूर चुन लेगी आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि भीड़ तंत्र से और लोगों को मार कर, काट कर, बिल्डिंग में आग लगाकर, देश में आग लगाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आग लगाकर, देश में झूठे एजेंडा गढ़कर, हर रोज नई कहानियां गढ़कर आप इस देश में जो है जीत जाएंगे या राज्य में जीत जाएंगे, इस देश की जनता होने नहीं देगी। लोगों ने एक पैटर्न देखा, जैसे नेपाल में जब प्रदर्शन उग्र हुआ, जब छात्रों पे गोलियां चली, लोग इसको कोड कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो चीजें हुई, अगर सरकार कोई सख्त रुख अपनाती तो क्या चीजें बद से बदतर हो सकती थी। क्योंकि उस समय भी एक फेक न्यूज फैलाई गई थी। कथित पत्रकार जो हैं, उन्होंने कहा था कि एक किसान को पुलिस वालों ने गोली मार दिया। उस समय गाड़ी पे पुलिस वाले पानी मांग रहे थे, उसको कहा गया कि ये तो आग लगाई जा रही। इस तरीके की चीजें पैटर्न दर पैटर्न हुई कि कुछ भी करके इस मामले को उग्र किया जाए। ये तो होता ही है। और सरकार को उस समय बड़ा विरोध हुआ था कि आप कठिन, मतलब आप मुश्किल कहा गया था। जब लंबे समय तक अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक आंदोलन चला, तो मैं मानता हूं हमारी तरफ के जो लोग थे उन्होंने भी बहुत सारे कठोर कमेंट्स किए और कहा कि भाई नहीं, ऐसा क्यों नहीं, सरकार कठोर कदम क्यों नहीं लेती। लोग चाहते हैं कि टसल हो, लोग चाहते हैं कि देश की जनता से विपक्षी चाहते हैं, विदेशी ताकतें चाहती हैं, बाहर से फंडिंग करने वाले चाहते हैं, देश में बैठे हुए मीर जाफर चाहते हैं कि कोई छोटा सा एजेंडा खड़ा करे, कुछ 100 लोगों को इकट्ठा करे और उनकी कन्फ्रंटेशन सरकार से करा दें और एक स्थिति ऐसी बन जाए मार पीट वाली या मार देने वाली, जहां पर वो उसका फायदा उठाकर इस देश की सरकार को अलोकतांत्रिक और तानाशाही बताए। पिछले 11 साल में वो लगातार असफल हुए हैं, आगे भी अगले 20-30 साल असफल ही रहेंगे, लेकिन उनका एजेंडा लगातार यही रहेगा। वजह है क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से वो जनता के बीच में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। जो आदमी चुनाव जीत सकता हो या जीतने की हिम्मत रखता हो या जीतने का ख्वाब रखता हो और जिसको उम्मीद हो कि वो जीत सकता है, वो कभी इस तरह के रास्ते नहीं लेगा। लेकिन जब पूरे तरीके से हताश हो चुके हैं और उनको पता है कि वो जीतेंगे नहीं, तो इस तरह के एजेंडाज अपना रहे हैं। जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, एक पैटर्न दिखा जा रहा है कि जी सारी संस्थाएं जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। चाहे माननीय न्यायालय की बात कर लीजिए, चाहे चुनाव आयोग की बात कर लीजिए, चाहे चुनावी प्रक्रिया की बात कर लीजिए, सब पे एक एक करके राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रहार किया, चाहे जातिगत जनगणना की बात कर लीजिए, जिस चीज़ को आपने उठाया, ये प्रयास तो लगातार हो रहा है ना कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। जैसे अभी जो कर्नाटक में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और मोदी मिलकर और चुनाव आयोग मिलकर इस देश में वोट चोरी करा रहा है। इस देश में तो सब कुछ पहले से डिसाइड है। किसी भी व्यक्ति को अगर डिस्क्रेडिट करना हो तो उसकी बदनामी कर दो। जैसे अगर तुम्हें डिस्क्रेडिट करना है किसी को भी, तो सबसे पहले तुम्हारे कैरेक्टर पे उठाएंगे, कहेंगे उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो शराब पीता है, वो रात को बहुत लेट तक सोता है, वो सुबह उठता नहीं है, लोगों के फ़ोन नहीं उठाता, लोगों से लड़ाई करता है, काम नहीं करता, इस तरह की बातें करेंगे। एक दिन क्या होगा कि आपके बारे में एक ऐसी परसेप्शन बन जाएगी कि वो आदमी खराब है, यानी कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी चीज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी भी देश को तोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके जितने भी क्रेडिबल संस्थान हैं, जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडी है, उन सबको अपमानित कर दो और इतना कर दो और डिस्क्रेडिट कर दो और इतना कर दो कि लोगों का भरोसा इस तरीके से उठ जाए कि इतना बोला जा रहा है, कुछ तो होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा। वो कहते हैं ना, there's no smoke without fire, मतलब कि बिना आग के धुआं हो ही नहीं सकता, लेकिन धुआं तो हो रहा है। आपने सबसे पहले राफेल पर आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको झाड़ दिया, माफी मांगनी पड़ी। आपने इस देश की सेना को कहा सेना पिट रही है, चाइनीज ने हमारी जमीन अपना ली, जमीन कब्जा ली, देश के डीजीएमओ ने आकर आपको अपमानित कर दिया और रियलिटी देश को बता दी, समझ में आ गया। आपने कहा कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है, सबूत दिखाइए, देश की सेना ने आपको आकर रियलिटी बता दी। आपने कहा एयर स्ट्राइक में कुछ पेड़ गिराए हैं, देश की वायुसेना ने आपको आकर, देश के डीजीएमओ रणवीर सिंह ने आकर आपको जो है झूठा एक्सपोज कर दिया। आपने कहा कि
भारत जो है डेड इकोनॉमी है, दुनिया में सबके सामने डेटा है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा वोट चोरी के 10 क्लेम बताए, 10 में से 10 के 10 क्लेम इस देश की मीडिया ने 24 घंटे के अंदर एक्सपोज कर दिए। और उसके बाद भी, एक्सपोजर के बाद भी खुद इलेक्शन कमीशन आया और कहा कि लिख कर दे दो अगर आपको इतना सच्चा लगता है अपना क्लेम, वो भी नहीं किया, उस पर भी एक्सपोज हो गए। तो उन्होंने इस देश के हर एक संस्थान को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन खराब है, वो कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खराब है, वो कहते हैं कि जिस जज ने उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की थी वो खराब है, वो कहते हैं कि इस देश पे जहां दिन रात उनके टीवी पर बैठकर उनके प्रवक्ता भाषणबाजी करते हैं, वो टीवी वाले खराब हैं, वो न्यूज़ चैनल खराब है, वो एंकर खराब है, वो एंकर को गाली देते हैं, वो इस देश की व्यवस्था को गाली देते हैं, न्याय व्यवस्था को गाली देते हैं, लोकतंत्र को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं। तो बचा क्या? वो चाहते हैं कि इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस देश के लोगों का विश्वास खत्म हो जाए। और विश्वास खत्म होने के बाद वो शायद अराजकता की कोई ऐसी स्थिति बना दे जहां लोग सड़क पर आए और वो उसके बाद हीरो बन जाए। लेकिन ऐसा इस देश में ना तो कभी होने वाला, नंबर 1, और नंबर 2, ऐसी स्थिति कभी इस देश में आ ही नहीं सकती क्योंकि जनता को आंखें हैं। मगर एग्जैक्ट यही चीजें बांग्लादेश में हुई थी। एग्जैक्ट चुनाव आयोग जला दिया गया था वहां पे, वहां भी कहा गया था चुनाव फिक्स होते हैं, वहां भी सेम यही। लेकिन ये बांग्लादेश नहीं है ना, ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है, बांग्लादेश नहीं है। यहाँ सारी चीजें सजग हैं, आप बिल्कुल सामने हैं, जनता देख रही है, आपको समझ में आ जाता है। आप ग्राउंड पर जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, 1-to-1 लोगों से बात करते हैं। अब YouTube पर आपने 100 लोगों से बात की, 100 में से 99 लोग अगर मोदी कर रहे हैं और उसको 1 लाख लोग देख रहे हैं उस वीडियो को, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये जब 100 में से एक भी आदमी राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर रहा तो वोट कहां से मिलेंगे? जनता को समझ आता है। भाई आप क्या हो सकता है, आप एक चीज कर सकते हो कि आवाज दबा सकते हो, लेकिन YouTube और सोशल मीडिया पर तो आवाज नहीं दबा सकते। आपको क्या लगता है, चलिए मान लीजिए हाइपोथेटिकली, जो कि संभव नहीं है, मान लेते हैं कि मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन आजकल हर आदमी का फेसबुक अकाउंट है, हर आदमी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, हर आदमी के हाथ में फोन है, हर आदमी के हाथ में व्हाट्सएप है। आपको लगता है कि विरोध जो है पता नहीं चलेगा? हर किसी को पता चलता है। आज के जमाने में दूर दराज में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर एक गांव में एक व्यक्ति के साथ भी अगर अत्याचार होता है तो वो वीडियो डालता है, वो 2 मिनट में वायरल हो जाती है जी। और सारे देश के यूट्यूब से लेकर तमाम लोग हमारे साथी तो नहीं है, विरोधी भी हैं, सिर्फ भाजपा की बात करने वाले नहीं है, दूसरे बात करने वाले भी हैं। तो फिर वो जो जितना माहौल बनाते हैं वो ग्राउंड पर दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों ऐसी स्थिति खराब है? क्यों राहुल गांधी अपनी सीट से ही हार जाते हैं? क्यों वो पिछले 3 योजनाओं से, अब कांग्रेस के 3 सबसे बुरे प्रदर्शन राहुल गांधी के समय में ही रहे। 135 साल पुरानी पार्टी में 3 चुनाव वो अपनी लीडरशिप में लड़ाए उन्होंने, और तीनों सबसे बुरे प्रदर्शन रहे। विषय साफ है, दम नहीं है आप में, और सामने जो पार्टी दिन रात जनता के लिए काम कर रही है, जो सरकार चला रही है, जो सेवा कर रही है, वो जनता को पसंद आ रही है। शिवम साहब, जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी जी की तरफ से दी गई कि देश में वोट चोरी हो रही है, उसका जो PDF रिलीज हुआ, उसके बाद उसकी जांच जब हुई तो चीजें निकल कर आई कि उस PDF का जो मूल है वो म्यांमार से है, वो म्यांमार से उसकी पटकथा जो है वो लिखी गई है। तो ये क्या दर्शाने का प्रयास हो रहा है? अब सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, क्या नेपाल वाला जो मॉडल है वो भारत में दोहराने का प्रयास हो रहा था क्या? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जीत के आए तो कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल हैं उनको लगा कि हो सकता है तुक्के से जीत गए हैं, एक बार ऐसे हो सकता है कि वोट ज्यादा मिल गई हो, अगली बार तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन 2019 के जीतने के बाद से राहुल गांधी, इंडिया अलायंस और उसके जितने भी विपक्षी नेता और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, आप उनका पैटर्न देख लीजिए। वो देश में उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल, उनकी हताशा, उनकी निराशा, वो आपको एविडेंट दिख जाएगी हर जगह। एग्जाम्पल, तमाम तरह की चीजें हुई। सबसे पहले पेगासस पे एक थ्योरी खड़ी करने की कोशिश की, वो फर्जी निकली। फिर उसके बाद चौकीदार चोर है, वो फर्जी निकली। फिर उसके बाद राफेल वाली कहानी हुई, वो फर्जी निकली। फिर उसके बाद किसान आंदोलन में कुछ बाहरी लोगों को घुसा दिया और फंडिंग के तमाम सबूत निकल कर आए, वो फर्जी निकली। फिर उसके बाद जो है खास तौर पर जो है जातिगत जनगणना को लेकर एक एजेंडा बनाने की कोशिश की, वो एजेंडा फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद अगर खास तौर पर बात करूं तो अभी जो सबसे ज्यादा उनका चल रहा है वोट चोरी, उसके बीच में EVM लेकर आए थे। यानी कि आप देखेंगे कि 100 में से 99 जो उनकी कोशिशें हैं, 100 में से 99 चीजों पर जो उनकी मेहनत है, उसका प्रोपेगेंडा, एजेंडा, उसकी स्क्रिप्ट, वो सारी बाहर से आती है। एक बिजनेसमैन ने कहा था यूनाइटेड स्टेट्स के, जॉर्ज सोरोस ने, कि हम जो है $2 बिलियन हिंदुस्तान को डिस्टेबल करने के लिए लगाएंगे, अनस्टेबल करने के लिए लगाएंगे। एट द सेम टाइम आपको याद होगा नविका जी के साथ टाइम्स के एक इंटरव्यू में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2024 के चुनाव से पहले, जब चुनाव चल रहे थे, कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद जो बाहर के लोग इस देश के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो शांत बैठ जाएंगे, उनको सबको ठीक किया जाएगा। वही एजेंडा है।
वही तरीका है। और